अपने फील्ड में जो भी लोग अच्छा कर रहे हैं, अगर आप उन्हें एप्रिशिएट करने की हिम्मत रखते हैं और हाँ, ऑन कैमरा रखते हैं, दैट मीन्स आप में ये एक्सेप्टेंस है कि सामने की अच्छी चीज़ों को मैं सीखूँगा और अपनी अच्छाई को औरों को सिखाऊँगा। हम लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में कैसे हैं, हम उस माध्यम से भी समाज को प्रभावित कर रहे होते हैं। अगर हम उन्हीं चीज़ों में उसी दायरे में अटक के रह गए तो हम वहीं रह जाएँगे। जैसे हमारे बच्चे जो हैं, वो यही दायरे में अगर रह गए कि बस मेरे को इतने सब्जेक्ट्स पढ़ना है, इतने चैप्टर्स पढ़ना है, इतने क्वेश्चन्स पढ़ना है, तो वहीं तक सीमित रह जाएँगे। अंकित सर, मैं ये हुँ, जानना चाहूँगा कि जब आप छोटे थे, बच्चे थे, तो हुँ, ये पहली हुँ। बार दिमाग में ख़्याल कैसे आया कि मुझे पब्लिक सर्वेंट बनना है? तो सर, थैंक बताइए। यू सो मच। आप बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ ये स्क्रीन शेयर करके। इट्स रियली एन ऑनर। पूरा देश आपको देखता है। अंकित सर, मतलब हाँ, रियली जब आपने मुझे अभी भी वो याद है 5 सितंबर का इवेंट, हाँ। अनअकैडमी 1 का इवेंट था। आप बैंगलोर पधारे थे। आपने बैंगलोर आने के बाद जब पहली बार कही, वो एक्चुअली ऐसा लगा कि आपने नहीं, मेरी दिल की इच्छा आपने कही कि मैं आपके साथ लाइव जाना चाहता हूँ। अरे नहीं, अंशुल सर सच में पता है क्या था कि आप जिस पॉज़िटिविटी के साथ रहते हैं ना, जो एनर्जी है आपकी, वो मतलब आपकी बातों से ज़्यादा आपके एक्सप्रेशंस में दिखती है। और असल में क्या होता है कि कोई यदि ये पूछे कि टीचर क्या है? क्या टीचर फेसलेस होकर पढ़ा सकता है? पढ़ाने को तो किसी भी तरीके से पढ़ा सकता है, लेकिन एक्सप्रेशंस जो है ना, वो ओवरऑल आपकी फुल बॉडी से आते हैं। और एक्सप्रेशंस जब कंक्लूड होके निकलते हैं आपके हाव-भाव से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, तब जाकर के अंशुल अग्रवाल बनते हैं कि आप बोल भी रहे हैं, आपके हाव-भाव भी, आपके चेहरे का भाव भी, आपके शरीर की भाव-भंगिमा भी, और फिर जाकर जिस एनर्जी के साथ बात को रखी जाए, तो वो जो हैं, वो अंशुल अग्रवाल हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि आपके साथ हम आज मंच साझा कर रहे हैं जनाब। तो हम तो यही कहेंगे भैया, आपके जितने भी चाहने वाले हैं, कि हम भी आपके एक फैन हैं, तो आप सोच लीजिए कि जब हम जैसे फैन आपके हैं, तो प्रभु आप बहुत महान हैं, अरे नहीं है ना? सर, बहुत बड़ी बात बोली। सर, ये मेरे मन में एक दूसरे सवाल को जन्म देता है। हाँ, अंकित अवस्थी, ये इंडिया में बहुत बड़ा नाम है और मैं दिल से एप्रिशिएट कर रहा हूँ। इसीलिए हाँ, कोई इंट्रोडक्शन वगैरह मैं नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस, आपकी ऑडियंस आपको जानती है, मेरी ऑडियंस हाँ, भी आपको जानती है, बट ये वीडियो जी, पूरा देखे और वो जी, जाने। सर, जी, मेरे पास 16 मई 2020 को पहली बार अनअकैडमी से कॉल आया था। ठीक तब है। तक मेरे लिए अनअकैडमी मतलब सिर्फ रात को दूरदर्शन पे 9:32 पे एक 30 सेकंड की एड थी। रामायण हाँ, चल रहा था, कोविड का सीज़न था, उसके बीच में वो एक लड़की की एड आती थी, यूपीएससी की एड आती हाँ, थी ना, वो कार में हाँ, जाके पढ़ती थी। मेरे हाँ, को जब पहली बार अनअकैडमी की तरफ से कॉल आया, तो हाँ, आई टाइप्ड अनअकैडमी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माय यूट्यूब सर्च बार। और ठीक सर, है। दिल से बोल रहा हूँ, पहली वीडियो आपकी दिखी थी मुझे। अरे बाप रे सुबह-सुबह आप बाप! लाइव थे अनअकैडमी के चैनल पे, वाई-फाई हाँ, स्टडी पे थे ना आप, लाइव थे हाँ, हाँ, वाई-फाई हाँ। स्टडी पे। वाई-फाई स्टडी 2.0 पर, यस सर। सर, हाँ। जितने बच्चे आपको देख रहे थे, वो देख के मेरा दिमाग खराब हो गया सर। मतलब अरे वाह! अगर मैं गलत नहीं हूँ सर, उस समय शायद 50,000 या 1 लाख बच्चे आपको लाइव देख रहे थे। हाँ, हमारे फिगर्स रहे हैं सर, हमने 52,000 हाईएस्ट लाइव टच किया हुआ है। और कोरोना काल में इन जनरल 20 से 25,000 लोग लाइव रहते थे, क्योंकि उस समय लोग स्कूल कॉलेज जाना बंद कर चुके थे। तो एजुकेशन ऑनलाइन थी, और उस एजुकेशन ऑनलाइन में हमारा एक बहुत ही फेमस शो आया करता था, दैट वाज़ रियल न्यूज़ एंड एनालिसिस। हाँ, और हालाँकि अब हमने उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में बाँट दिया है, क्योंकि मेरी थोड़ी एंगेजमेंट्स लाइफ़ में बहुत बढ़ गई हैं, तो उसको अब मैं अलग-अलग छोटे-छोटे सेशंस में करता हूँ। तो वो सेशन हम करते थे, तो शायद आपने उसी समय मुझे देखा होगा। अगेन इस बात के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आपको, कि आपने शुरुआत में एक शब्द बोला कि आप बहुत बड़ा नाम है। अंशुल सर, मैं एक चीज़ बताता हूँ, आदमी कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, है ना? लेकिन कभी भी वो सेम फील्ड के व्यक्ति को एप्रिशिएट करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। और आप में वो करेज है कि आप एक टीचर को एप्रिशिएट कर पा रहे हैं, है ना? ये अगेन ये दर्शाती है कि आपकी जो गोल्स है ना लाइफ के, वो बहुत ऊपर सेट है। मतलब मैं आपके माध्यम से अपन एक दूसरे की तारीफ करके, ये नहीं है कि तुम 2 शब्द मेरे लिए कहो, मैं 2 शब्द तुम्हारे लिए कहूँगा।
इन जनरल भी अपन लोग, हाँ हम लोगों ने कुछ ना कुछ अचीव किया है, आपने भी अचीव किया है, मैंने भी अचीव किया है, और हम इन जनरल अगर यूट्यूब वर्ल्ड की बात करते हैं तो हम ठीक ठाक पोजीशन पे कहीं ना कहीं खड़े हैं। हम दोनों भी अपने इस बिहेवियर से लोगों को एक मैसेज दे सकते हैं, और वो मैसेज सबको लेना चाहिए कि अगर आप अपने फील्ड में हैं तो अपने फील्ड में जो भी लोग अच्छा कर रहे हैं, अगर आप उन्हें अप्रिशिएट करने की हिम्मत रखते हैं और ऑन कैमरा रखते हैं, दैट मीन्स आप में ये एक्सेप्टेंस है कि सामने की अच्छी चीजों को मैं सीखूंगा और अपनी अच्छाई को औरों को सिखाऊंगा, तब जाकर के एक बहुत ही सस्टेनेबल इकोसिस्टम बन के आता है। मुझे सर तब कुछ नहीं पता था, आज भी बता रहा हूं मैं इस वीडियो के माध्यम से मेरे ऑडियंस को आपके थ्रू मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ये यूपीएससी होता क्या है। मैं सच बता रहा हूं, मुझे नहीं पता कुछ भी इसके बारे में। इवन दो मैं भी सिद्धार्थ अरोड़ा सर से मिला था, मैं आपके यूपीएससी के सारे दिग्गज टीचर्स के साथ था अनअकैडमी वन इवेंट में, थोड़ा कुछ सर मैंने पहली बार अनअकैडमी के रूप में आपको देखा उस दिन सुबह, मेरे को याद है 17 मई की सुबह थी, आपका करंट अफेयर्स का भी एक सेशन चलता है सर मॉर्निंग में जहाँ पे सर मेरे को कुछ नहीं आता था, पर जो आप बता रहे थे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था, क्योंकि आप लोगों का वो जो टॉपिक है वो न्यूज से कम नहीं है सर। आप रियली डेली अपडेट्स देते हैं। मैं हर रोज सुबह, लिटरली हर रोज सुबह नींद से उठते ही यूट्यूब पर, उसके बाद तो आप मेरे रिकमेंडेशन में आने लग गए, अंकित अवस्थी सर। सर आप बिलीव नहीं करेंगे, अनअकैडमी ज्वाइन करने के बाद, मैं जोधपुर से हूँ, मेरी नानी की एक्सपायर हो गई थी दिसंबर 2020 में, उस समय मैं 1.5 महीना जोधपुर में रहा। मेरे मामा जी जो जोधपुर में बड़े प्रतिष्ठित व्यापारी है, वो आपको देखते हैं, उनका किसी से कुछ लेना देना नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं अनअकैडमी में हूँ, तो मेरे मामा जी कहते हैं अरे वो तुम्हारे यहाँ पे वो कौन से सर है, वो पुलिस की ड्रेस में भी उनका फोटो देखा है, वो अंकित अवस्थी सर, उनको जानते हो क्या? तो मैंने कहा नहीं मैं जानता नहीं हूँ, पर हमारे सर हैं और वो अरे यार क्या वीडियो बनाते हैं, मैं उनकी वीडियो देखता हूँ। बहुत 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 ज्यादा आइडलाइज किया है सर, और ये मेरे लिए फैन मोमेंट है। तो अब मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने पहली बार मुझे कब नोटिस किया, मतलब आपने जब 5 सितंबर को मुझे कहा कि अंशुल सर मैं आपके साथ लाइव जाना चाहता हूँ सर, मैं तो फूले नहीं समा रहा था, तो आपने नोटिस कब किया सर पहली बार? देखो क्या होता है ना सर, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी अच्छे परफॉर्मर्स होते हैं उनकी बैक ऑफ द स्क्रीन भी चर्चा होती है, और मुझे अनअकैडमी के अपने टीममेट से ये पता चल गया था कि अनअकैडमी में कोई अंशुल अग्रवाल आए हैं जो बड़ा धूम मचा रहे हैं। अब जब धूम मचने की सूचना आएगी तो साहब वो तो धमाके दूर तक होंगे, और वो धमाके आपके हो रहे थे, और उस दिन आपसे मुलाकात हुई। अगर अनअकैडमी वन इवेंट ना हुआ होता तो शायद हम लोग मिल भी ना पाते कभी रूबरू। हाँ, और उस दिन मुलाकात हुई, और आपकी वो जो एनर्जी थी ना, जो पॉजिटिविटी मैंने अगेन आपको बताया, जब आपसे फर्स्ट डे संवाद करके आ रही थी, उस दिन ऐसा लग रहा था कि यार सच में ये जो फैन मोमेंट आपने शब्द बोला ना, वो फील आ रहा था आप में से। एक होता है कहना, और एक होता है आप ना भी कहो, आपके एक्सप्रेशंस इस बात को अंदाजे बयां कर दें कि हाँ यार इनको मिलकर अच्छा लग रहा है। आजकल दुनिया इतनी सोफिस्टिकेट हो गई है ना अंशुल भाई, कि बोलने में तो लोग बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बातें बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली उनसे एक बार के लिए भी 2 मिनट का समय मांग लो तो उन्हें उनका ऐसा लगता है कि आपने पता नहीं कलेजा मांग लिया, कि हाँ यार ये तो गलत हो गया। आपके साथ ऐसा नहीं था। You were very positive at that time with the colleagues, मतलब मैं अपने साथ भी नहीं, आप जितने भी लोगों से मिल रहे थे। और मैं हर किसी से यही कहना चाहूँगा कि हम लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में कैसे हैं, हम उस माध्यम से भी समाज को प्रभावित कर रहे होते हैं। हम केवल जब कैमरे पर खड़े होते हैं, 2 बातें पढ़ा रहे होते हैं, उसी समय हम अंशुल अग्रवाल या अंकित अवस्थी नहीं होते। हम उसके अलावा भी अंशुल अग्रवाल और अंकित अवस्थी होते हैं, और हम अपने जीवन में अपने काम से भी लोगों को ये बता रहे होते हैं कि हाँ मैं ये हूं, है ना। तो अगर मैं आपको समझ पाया हूं अभी तक, तो मैंने ये देखा है, मैंने आपके सेशंस देखे हैं आपको। हालांकि कॉमर्स मेरा विषय नहीं है, बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे, और ऐसी स्थिति में आप जिस काम को बहुत अच्छे से लीड कर रहे हैं, ये डेफिनेटली आपके एक्सप्रेशन से समझ में आता है मुझे तो पर्सनली, कि हाँ यार ये बंदा जो है कुछ भी कर सकता है। ये तो कॉमर्स का फील्ड छोटा है, अगर ये हमारे फील्ड में भी आ जाए तो बहुत ज्यादा धूम मचाएगा, ये पर्सनल फीलिंग आती है। अमेजिंग है सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर दिस। और बस कोशिश करते हैं सर, क्योंकि जमीन से उठे हैं और आसमान छूने की ख्वाहिश रखते हैं, तो
बस। और अभी बरकरार तो रखते बहुत हुए कि हमारे कदम जमीन पर ही टिके रहें, यही एटीट्यूड आपका सकारात्मक एटीट्यूड है। सर, एक आप इतनी सारी चीजें करते हैं, क्या आप एक बार हम सबके ऑडियंस के लिए एक ब्रीफ अपनी दिनचर्या बता सकते हैं? मतलब आप कितने बजे उठते हैं? आपका टीचिंग भी है, आप एक पब्लिक सर्वेंट भी है, आप अपने यूट्यूब चैनल चलाते हैं, मतलब आप एक यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है। कैसे आप ये दिनचर्या को मैनेज करते हैं, अपनी फैमिली को मैनेज करते हैं? सर मैं जिस एज ग्रुप में हूं ना, इसे 40s की एज ग्रुप कहते हैं। मतलब मैं 30 की फिगर क्रॉस कर चुका हूं। अब फिगर क्रॉस कर चुकने के बाद ना मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने लिए, जैसे हर व्यक्ति को और जो हमको सुनने वाले लोग हैं उन्हें भी ये करना चाहिए, उन्हें ना अपनी लाइफ में माइलस्टोन्स लगा लेने चाहिए राइट। कि मुझे इस समय तक काम करना है, इस समय तक इतना ही काम करना है, और करके एग्जॉस्टिवली। क्योंकि ना सर, हम सब लोग ये जो संसार रूपी थिएटर है इसके कलाकार हैं, है ना। हम सब अपनी अपनी एक्टिंग कर रहे हैं, और हमारी डोर किसी ने बहुत ऊपर से पकड़ी हुई है, जिसको हम परम परम सत्ता मानते हैं, ईश्वर मानते हैं। और हम सबकी एक जर्नी है, वो जर्नी पूरी होगी और फिर हम अपने घर वापस चले जाएंगे। तो फिलहाल हम थिएटर में आए हुए हैं, सब कलाकार हैं, आप भी, मैं भी। अब इस कलाकार को ना ये अनुभव होना बहुत जरूरी है कि उसकी इस एक्टिंग का एक टाइमिंग है। ये नहीं है कि वो एनी टाइम एक्टिंग करता रहेगा। हर किसी का एक गोल्डन टाइम है। सचिन था तो सचिन का एक गोल्डन टाइम था। ये नहीं सचिन आज नहीं है, सचिन जीवित है और ईश्वर उनको लंबी आयु दे। लेकिन सचिन था से मेरा अर्थ है सचिन का क्रिकेट था। क्रिकेट, हाँ। सचिन इन पर्सन क्या है उनसे हमें पहले भी वास्ता नहीं था, आज भी नहीं है। सचिन क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हमें उस बात से मतलब नहीं है। हमारे लिए क्या था, सचिन जब हमारे लिए खेल रहे थे, है ना, हमारे लिए देवानंद जब एक्टिंग कर रहे थे, है ना, हमारे लिए मतलब कुमार शानू जब गा रहे थे, तो कुमार शानू जीवित हैं आज भी, लेकिन हमारे लिए कुमार शानू का वो टाइम था। दैट मीन्स हर किसी का एक परफॉर्मेंस टाइम होता है, और वी ऑल आर परफॉर्मर्स। वी आर नॉट दी सर्विंग क्लास पीपल जिनको कि पता है कि 60 साल की उम्र में रिटायर्ड होना है। नहीं, हम सबका एक टेन्योर फिक्स है, क्योंकि हम एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्ड में हैं। यहां पर उपलब्धियां भी बहुत ज्यादा आ सकती हैं, तो यहां पर नेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा आ सकती है। हमारा एक बयान गलत चला गया, पता नहीं किस चीज पर किस तरह की कार्रवाइयां हो गई, लोग कब हमसे उलट गए, कब हमारे खिलाफ लोग खड़े हो गए। बहुत ही कांच की क्यारी पर पैर रख के चल रहे हैं हम, है ना। तो जब कांच की क्यारी में चल रहे हैं तो हमको खुद से ये समझना बहुत जरूरी है कि मेरा टेन्योर बहुत कम है। और ये एक परफॉर्मर को जब पता होता है ना, तो वो सोचता है कि वो हर एक पल को जी ले, और उसी पल को फिलहाल में जीने की पूरी, आई एम लिविंग माई ऑल मिनट्स बाय द फुलेस्ट। तो आप जो पूछ रहे हो ना कि आप क्या क्या करते हो, ये असल में मैं केवल इस समय को जी रहा हूं। मुझे पता है कि बहुत छोटा टाइम है, समझ गए आप? यस सर। तो मैं उसमें आपको ये बताऊं कि मैं किस मिनट क्या करता हूं, क्या नहीं करता हूं, वो सुनकर के भी ना आपको कुछ भी मजा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो परिलोक किसी कथा लगेगी कि यार ये आदमी इस समय भी 4 काम और एक्स्ट्रा कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही ऐसा करता हूं, हमारे प्रधानमंत्री उससे भी ज्यादा काम करते हैं, देश का मतलब राज्य का मुख्यमंत्री उससे भी ज्यादा करता है। लेकिन मैं भी एक ऐसा आदमी हूं कि अपने लेवल पर अपने 5-7 काम एक साथ अच्छे से करने की कोशिश कर रहा हूं। और इवन आप अनअकैडमी को ही देख लो, अपन जैसे जाने कितने ही टीचर्स को वो मैनेज कर रहे हैं, कितने सारे गोल्स को एक साथ लेकर चल रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। तो मैंने अपनी कैपेसिटी को पहचानते हुए ये डिसाइड कर लिया कि मेरा एक टाइम स्पैन है, इसको जितना अच्छे से अपनी मर्जी से जी सकता हूं उसको जीने की कोशिश कर रहा हूं। एक वीडियो मैंने देखी थी सर, आपकी लाइफ स्टोरी पे वीडियो थी कि आपने किस तरीके से शुरुआत की एक छोटे से गांव में, एक छोटे से परिवार से, और आज आप कहां तक पहुंचे। आपके डोनेशंस की कहानियां उस वीडियो के अंदर कवर थी, वो सारी चीजें। अंकित सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आप छोटे थे, बच्चे थे, तो ये पहली बार दिमाग में ख्याल कैसे आया कि मुझे पब्लिक सर्वेंट बनना है, पब्लिक सिविल सर्विसेज में जाना है? ये कैसे ख्याल में आया सर? सर मैं इस चीज का ना आंसर क्योंकि कई बार दे चुका हूं अब, तो जो आंसर दूंगा बहुत रिफाइन आंसर दूंगा, और वो रिफाइन आंसर बहुत सारे लोगों के अनुभवों से जुड़ा हुआ आंसर भी होगा। भाई 2018 का एग्जामिनेशन था, अब 2023 में हम एंट्री कर रहे हैं, तो अब तक के जो मतलब मेरे एक्सपीरियंस ऐड हुए, मैं वो ऐड करते हुए बताता हूं आपको। सर अगर ये सोसाइटी ना होती
दो बातें बोलूंगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अगर ये सोसाइटी ना होती सर, मैं वो एग्जाम ही ना देता। अच्छा। मतलब आप सच मानिए, ये मेरा आज का भी जवाब है, और आप मुझे कभी भी जगा के पूछ लेना, ये मेरा तब भी जवाब रहेगा। और जब मतलब मैं तैयारी करने उतरा था तब भी यही कारण था। मैंने केवल इस समाज के लिए, बहुत से लोग ये बोलते हैं समाज समाज समाज, मैंने भी केवल इसी समाज के जख्मों तले ये काम किया है सर। आप पूछेंगे जख्म कैसे? क्योंकि सर मेरा इंटरेस्ट वास्तविकता में नहीं था, मुझे पसंद डे वन से टीचिंग है सर, डे वन से। कांट यू बिलीव सर कि मैं मतलब आईआईटी कानपुर से पास आउट होने के बाद में कोई आदमी नौकरी ढूंढने किसी कंपनी में बैठता है, प्लेसमेंट में बैठता है, मैं कोचिंग पढ़ाने गया कि भाई अपना हो गया, अब टीचर बना लो। और उस समय अपने कोटा में सर एक बहुत फेमस कोचिंग होती थी बंसल क्लासेस के नाम से, अब तो खैर बंद हो गई है वो क्योंकि बंसल साहब नहीं रहे। तो उस समय सर मैं मतलब कोटा में कोचिंग पढ़ाने पहुंच गया, कोई एक्सपीरियंस नहीं टीचिंग का कि मेरे को पढ़ाना है। जैसे आप अभी भी बात कर रहे हैं, अपन को बात करते करते शायद 15-20 मिनट से ऊपर हो गई है, आप मुझसे पूरे दिन बात कर सकते हो ऐसे। मेरे को बातें करने का बड़ा शौक है सर, और बातें करते करते सामने वाले को कन्विंस करने का बड़ा शौक है, और कन्विंस करने में टीचिंग से अच्छा कोई फील्ड नहीं मिलता। दो फील्ड और भी हैं, और वो अभी रीच में जब आएंगी तब की बात है। एक आध्यात्म है सर, मुझे लगता है कि अगर मैं 40 के बाद क्या करूंगा तो उसमें मुझे दो बहुत अच्छे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। एक दिखाई देता है आध्यात्मिक पथ, जिसमें कि मैं लोगों को सही मायने में ये बता पाऊं कि आध्यात्म है क्या, जो बहुत से लोग कर रहे हैं, मैं भी उनमें से एक हो जाऊंगा। और दूसरा है जो ग्राउंड रूट लेवल पर लोगों की मदद करने वाला काम, जैसे विनोबा भावे ने किया था, जिसको लोग पॉलिटिक्स कह सकते हैं, लेकिन वे पॉलिटिक्स ना होकर के भूदान कार्यक्रम चलाया था विनोबा भावे ने, लोगों को मतलब जाकर के इंस्पायर करना कि यार ये काम ऐसा कर लो, कन्विंस करना लोगों को। विनोबा भावे ने उस समय पर जमीन डोनेट करने के लिए मोटिवेट किया था कि भाई जमींदारों, आपके पास बहुत जमीन है, जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें आप जमीन देके बसाओ। कितना टिपिकल टास्क होगा, सोच के देखो आप, है ना। तो मुझे लगता है कि उस तरह के काम के लिए मैं बना हूं। अब आप पूछते हो फिलहाल अब फिर क्या कर रहे हो? समाज ने धक्का मारा सर। कैसे मारा सर? मैं बहुत अच्छा अर्न करता था, बहुत बढ़िया लाइफ जीता था, बहुत से लोगों की जिंदगी बना रहा था, लेकिन जब किसी व्यक्ति से मिलता था ना, तो मुझे परिचय में जब अपना परिचय देना पड़ता था तो लोग पूछते थे क्या करते हो? मैं कहता था साहब मैं कोचिंग पढ़ाता हूं। तो वो ना सर, मेरी पैरेलल में अगर कोई सरकारी व्यक्ति जो सेकंड ग्रेड का टीचर है, और आप तो राजस्थान से हैं सर, इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे, उसकी तरफ देखकर फिर मेरी तरफ देखकर कहते थे भाई साहब एक बार सरकारी एग्जाम भी दे लेते आप, आपको तो मिल ही जाती। आप समझ रहे हो? यस सर। सर तो मैं ना मतलब जख्मों का, क्योंकि ऐसे साधारण परिवार से बड़ा हुआ ना सर, कि वहां पर संगति कभी बड़े लोगों की नहीं मिल पाई। अब संगति बड़े लोगों की नहीं मिल पाई सर, तो जैसों में आप रहोगे वैसे ही सराउंडिंग पाओगे। और हमारी सराउंडिंग में सर टीचर हो जाना बड़ी बात होती थी। मैं एक चीज बहुत अच्छे से मानता हूं सर, और आपके ऑडियंस को भी कहना चाहूंगा, मुझे नहीं पता कितने लोग हमें सुनेंगे, हो सकता है 2000, 5000, 10,000, 50,000 जो भी सुने। सर छोटा सा YouTube चैनल है मेरा, 24,000 सब्सक्राइबर्स सर है। आपका वो कल को 25 मिलियन क्रॉस करे, हम तो ये शुभकामनाएं देते हैं आपको। लेकिन सर हम तो सबको एक बहुत पते की बात बता रहे हैं, और वो बात ये है ना सर कि जीवन में कुछ भी करना, संगति बहुत सोच करके करना। मतलब हम कुछ हैं ही नहीं। किसी का कथन मैंने लिखा हुआ पढ़ा था सर कि आप क्या हो ये बताने के लिए मुझे आपसे बात करने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने बस 5 दोस्तों के नाम दे दो, मैं जज कर लूंगा कि आप कैसे हो। अच्छा। ये बहुत गहरी बात है सर। मतलब हम क्या हैं असल मायने में, हमारी संगति का कुल मिलाकर कंक्लूजन है सर हम। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं सर, कोई भी हमको सुनने वाला व्यक्ति हो ना, वो केवल ये डिसाइड कर ले कि वो किस तरह के लोगों में उठता बैठता है। मैं और कुछ बोलता हूं सर कि आदमी बेरोजगार रह ले, एक पल के लिए भूखा रह ले, लेकिन अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करके ना वो किसी अच्छी सोसाइटी में जाके रहे। मतलब ये बहुत बड़ा इंपैक्ट है सर। व्यवहारिक रूप से हमें कभी मिलेंगी ही नहीं ये चीज सोचने के लिए। सर ये बहुत बड़ी बात बोली आपने। नॉर्मली हम सुनते हैं जितनी चादर है उतना पैर फंसाना चाहिए, लेकिन आज आपने बहुत बड़ी बात, कर्जा लेके रह ले सर,
पर रहे ऐसी जगह जहां उसको हमेशा कुछ ऐसे लोगों के बीच उठने बैठने का मौका मिले जो बातें भी आउट ऑफ द बॉक्स करें। असल में सर हमारी संगति जो है ना, वो ये डिसाइड कर रही होती है कि हम कितनी दूर जाएंगे। हमारी संगति के अंदर ही तो हम जीत और हार लगा के चलते हैं ना सर। यस सर। आप ये बताओ सर, आज अंशुल अग्रवाल को कितना बड़ा बनना है, ये इस बात से डिसाइड नहीं करता सर कि एयू बैंक का मैनेजर भी, एयू बैंक का मालिक भी एक सीए ही है कि नहीं। हमारे राजस्थान में कितनी बड़ी बैंक चल रही है, उसके मालिक भी एक सीए हैं। लेकिन अंशुल अग्रवाल जी ने क्या चुना, मुझे टीचर बनना है, टीचर बन के अपने वो बनाना है, कैरियर बनाना है। ये कहां से डिसाइड हुआ, सराउंडिंग से। सराउंडिंग में जो बड़े थे हमने उन्हीं में से सोचा कि इन्हीं में से एक बड़ा बनना है। अगर हम लोग ये डिसाइड कर लें कि मेरी सराउंडिंग में 4 बिलियनियर्स हैं, आप पूछेंगे 4 बिलियनियर्स का मुलाकात होना बड़ा टास्क है, तो मेहनत असली सराउंडिंग बनाने में करनी है। यही तो मैंने कहा, खुद को इस काबिल बनाओ कि आप उतने बड़े लोगों के बीच में रह सको, उनकी संगत में रह सको। यस, कि वो बड़े लोग भी आपको इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप नहीं करेंगे सर, मिलेंगे ही नहीं ना, मिलेंगे ही नहीं। मतलब ये बहुत टफ टास्क है सर। मेरा पर्सनल अब तक का मैंने आपको सार दे दिया है। ये मेरा सार यही है कि हम लोग जो भी हैं, हम अपनी सराउंडिंग की वजह से हैं। हाँ, उस सराउंडिंग में कुछ एक मौके ऐसे आए जिसमें हम थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर गए, तुलनात्मक रूप से ऐसा परफॉर्म कर गए कि हमारी सराउंडिंग अब थोड़ी बड़ी सराउंडिंग कहलाती है कि शहर का बढ़िया सबसे पैसे वाला आदमी हो गया ये, शहर का सबसे प्रतिष्ठित आदमी हो गया ये। समझ रहे हैं आप? आप कंपैरिजन कर लीजिए सर ना। आज अपन बहुत तरह की कॉमेडी सुनते हैं, है ना। आज कपिल शर्मा की कॉमेडी अगर आप डिसाइड करो सर, तो कपिल शर्मा की कॉमेडी को देख के ऐसा नहीं लगता कि ये कॉमेडी इसके सराउंडिंग की कॉमेडी है। करेक्ट सर। चूंकि वैसी सराउंडिंग देश में मेजॉरिटी में है, इसलिए वो हिट हो गया। कपिल शर्मा जिस तरह के लोगों में आज उठता बैठता है, उसकी कॉमेडी सुनाएगा तो कोई सुनेगा ही नहीं सर। सही। हम जो है ना सर, वो हमारी सराउंडिंग है असल में। पर सर यहाँ पे फिर मेरा एक क्वेश्चन है, आपने बात तो बहुत सही कही है, बट जी, ये मैंने भी अनुभव किया है, आपने भी किया होगा और सभी लोग करते हैं कि आप जब भी ऐसी सराउंडिंग में रहते हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित सराउंडिंग में रहते हैं, डेवलप में रहते हैं, तो काफी बार हम ईर्ष्या का शिकार हो जाते हैं। एक जेलस फैक्टर हमारे अंदर आ जाता है, क्योंकि हम फिर कंपैरिजन करने लगते हैं, अच्छा उसके पास वो गाड़ी है, वैसा घर है, वो सुविधाएं, तो वो मुझे भी चाहिए। उसको कैसे मैनेज किया जाए सर? क्योंकि अगर ईर्ष्या मुझे हावी कर लेता है तो मेरा परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। बहुत सही सर। इसमें ना 2 पॉइंट निकल के आते हैं। पहला, हम सराउंडिंग से अर्थ निकाल रहे हैं कि हम उन लोगों के बीच में रहेंगे तो सही, लेकिन उनसे संवाद नहीं करेंगे। अच्छा, आप क्या कर रहे हो ना, आप केवल उनको देख रहे हो। आप उनके बीच उठना बैठना शुरू कैसे करोगे, इसकी जुगत लगानी है। अब आप कहेंगे बराबर के लोगों में ही तो उठा बैठा जाता है। अजी नहीं साहब, मुझे 2 एम्प्लॉयर मिले। एक एम्प्लॉयर ऐसा मिला जिसने मुझसे कहा, अंकित अवस्थी में तुम्हें 10 करोड़ सालाना दूंगा, मेरे साथ काम कर लो। और एक एम्प्लॉयर मिला जिसने मुझसे कहा कि अंकित अवस्थी में तुम्हें एक्स अमाउंट दूंगा, हालांकि वो थोड़ा कम है, लेकिन तुम मेरे साथ काम कर लो। अब देखो मेरे पास ऑप्शन क्या था, सराउंडिंग चूज करने का था। एक सराउंडिंग थी जो मुझे एम्प्लॉयर दे रही थी 10 CR के साथ, एक एम्प्लॉयर दे रही थी कम पैकेज के साथ। मैंने क्या किया, मैंने उस एम्प्लॉयर को चुना जिसके साथ रहकर मुझे ये एहसास होता कि मैं इसके साथ काम करता हूं। आप समझ गए होंगे आप? मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं था, वहां पे एक भागीदारी वाला रिलेशनशिप था। आपको ऐसा फील हो रहा था कि आपकी खुद की ओनरशिप है। मुझे ये एहसास आ रहा था कि मैं किसके साथ काम कर रहा हूं। हम लोग क्या मान लेते हैं ना सर, हमारे अंदर एक बहुत बड़ी गलती क्या होती है कि अगर मान लीजिए कि हम किसी के पास एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं, तो हम मानते हैं कि हाँ तो हम नौकर हैं। लेकिन मैं उसे मानता हूं भाई मेरा ये सराउंडिंग है, मेरा मालिक ये है। सर ये इससे ना मुझे पुष्पा मूवी की याद आ गई। अभी एक नई रिसेंटली मूवी आई थी, साउथ इंडियन मूवी आई थी सर। उसमें बिल्कुल यही चीज कही है कि मैं तुझे इतना परसेंट दूंगा या फिर मैं तुझे भागीदार बना दूंगा। वहां उसको कम परसेंटेज ऑफर किया जाता है, पर वो भागीदारी स्वीकार। बहुत बहुत बड़ी सीख मिली आज यहाँ से सर, रियली। तो मैं केवल ये मानता हूं ना सर कि अभी चूंकि हम दोनों ही एंटरप्रेन्योर्स नहीं हैं, हम दोनों ही एज ए
पार्टनर कहीं जुड़े हुए हैं, और जब पार्टनर की तरह जुड़े हुए हैं तो हमारे पास कई ऑप्शंस आते हैं कि पार्टनर की तरह हमसे जुड़ जाओ, पार्टनर की तरह हमसे जुड़ जाओ। हमने इसी ऑप्शन को क्यों चुना? क्योंकि हमें ना, हमारा जो लीडर था उसकी काबिलियत पर नाज था। आज भाई अपन दोनों के लिए रोमन सैनिक मोटिवेशन है। यस सर। कि यार उन्होंने इतना कुछ पाया है अपनी लाइफ में। इसी को मैं संगति कहता हूं सर। मैं ये मानता हूं कि अगर हम उनसे मिलने के लिए महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार भी कामयाब होते हैं, उनके बाद से ही हम शायद 4 चीजें नहीं सीख जाते हैं। नहीं सीख जाते, बिल्कुल सही कहा सर आप यकीन मानो सर, एक बार मैं उनसे मिला और मैंने उनसे चर्चा में यूं ही कहा, मैंने कहा सर मैं ना पब्लिकेशन शुरू करना चाहता हूं। तो उन्होंने सिंपल सी लाइन पूछी, कर ले, लेकिन तेरे को हम बेवकूफ लगते हैं क्या? वो मुझसे क्या थोड़ा अपना तुझसे बात करते हैं क्योंकि हम दोनों एक ही क्षेत्र के हैं। तो अलवर के ही हैं हम दोनों ही। तो तेरे को हम लोग बेवकूफ लगते हैं क्या? मैंने कहा नहीं सर, लेकिन मैं करना चाहता हूँ क्योंकि उसमें पैसा है। बोले नहीं है यार, पैसा नहीं है उसमें। मैंने कहा सर नहीं है उसमें। अरे यार अंकित, जब मैंने ये काम शुरू किया था तो मैंने क्या वो नहीं सोचा होगा कि ये भी कर लूँ? मेरे को कितना सा टाइम लगेगा, इतना कंटेंट तो बनता ही, उसका प्रिंट ही तो निकलवाना है, उसमें पैसा नहीं है, मान जा। मैंने सर 1 साल लगाया उनकी इस बात को समझने में। मैंने काम किया, काम करके बंद किया कि यार सर सही थे। ये बहुत बड़ी बात की है कि हम अगर हम उन्हीं चीज़ों में उसी दायरे में अटक के रह गए तो हम वहीं रह जाएंगे। जैसे हमारे बच्चे जो हैं वो यही दायरे में अगर रह गए कि बस मेरे को इतने सब्जेक्ट्स पढ़ना है, इतने चैप्टर्स पढ़ना है, इतने क्वेश्चंस पढ़ना है, तो वहीं तक सीमित रह जाएंगे। लेकिन अगर आपकी संगत ऐसे लोगों की हो जहां वो आपको सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देते, उसके अलावा कुछ नया देते हैं, कुछ अलग चीजें सिखाते हैं, तो आपका सोचने का दायरा भी काफी बड़ा हो जाएगा। दायरा बहुत मैटर करता है सर। आप खुद को देख लो ना अंशुल सर, आप पुणे रहते हैं और आप बेंगलोर में हैं, इन दोनों में कितना अंतर आया? सर बहुत ज्यादा है सर। और मैं सच बता रहा हूँ, अब आपकी बात को मैं रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं रोमन से हर वीकली मिलता हूँ सर, क्योंकि मैं ऑफिस जाता रहता हूँ। एवरी थर्सडे आई गो टू ऑफिस। इट्स अ वीकली केडेंस। सो मैं रोमन से मिलता हूँ। वो आपने बिल्कुल सही कहा, वो 10 मिनट की वार्तालाप में हर बार कुछ नया मैं घर पे लेके आता हूँ, कुछ नया मैं सीख के आता हूँ। ऑफिस में जाते हैं, गौरव मुंजाल सर से मिलना होता है, कभी विवेक है, सब बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं। मैं यहाँ बैंगलोर में हूँ, इतने सारे स्टार्टअप के ओनर्स यहाँ रहते हैं, उनसे बात होती है बहुत। आज मैं आपकी बात को कोरिलेट कर पा रहा हूँ सर कि मैं आपको इतना लकी मानता हूँ ना सर। मैं आपको, अब जैसे मेरे अंदर जो जेलेसी है ना आपसे, वो क्या है कि आप इतने सक्सेसफुल जगह पर रह रहे हैं और मैं बहुत बहुत नॉर्मल जगह पर रह रहा हूँ। नहीं सच में भाई साहब, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी, मैं इसको इस तरह से लेता हूँ। लेकिन सर मेरे लिए बहुत टफ कॉल था, बहुत टफ डिसीजन था। और मैं आज भी बता रहा हूँ ऑनेस्टली, काफी बार सोचता हूँ कि मैं क्यों हूँ बैंगलोर में। लेकिन सर मुझे लगता है कि आज के ये सेशन के बाद किसी और को कुछ समझ में आ ही नहीं आया, मुझे आपकी बात से ये समझ में आ गया कि मैं बैंगलोर में क्यों। मैं ये बोल रहा हूँ सर, आप यहाँ पर बेरोजगार भी रह लोगे ना तो भी नुकसान में नहीं रहोगे। और बोलो सर, बहुत फर्क डालती हैं चीजें सर। आज कितने ही ऐसे कलाकार थे जिनके अंदर की अदाकारी बहुत अच्छी उम्दा किस्म की थी, लेकिन उन्हें परफॉर्म करने के लिए मुंबई जाना पड़ा। आप अपने फील्ड के मुंबई में बैठे हो इस समय। यस सर, बैंगलोर इज द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया। यस, भले ही हम लोग स्टार्टअप की एबीसीडी भी ना जानते हो, भाई हम लोग टीचर्स हैं, हमको स्टार्टअप से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये मानते हैं कि कुछ ना कुछ तो आइडिया हमारे कान में भी आएगा। यस सर। कभी और कुछ नहीं तो हम अपने बच्चों के सामने अपने आप को आउटडेटेड तो नहीं पाएंगे कि यार हमको कुछ नहीं पता है। ये मेरा पर्सनल मानना है सर। हमने काफी सारी पर्सनल बातें कर ली हैं आज सर, आपको सीए के बारे में क्या पता है सर? मैं जस्ट ये पूछना चाहता हूँ, सीए फील्ड ऑब्वियसली आपको, आपका सीए होगा जो आपके अकाउंटिंग, ऑडिटिंग ये सब करते होंगे, बट आपको क्या पता है सीए के बारे में? सर मुझे ये पता है कि सीए से बना के रखनी होती है। मुझे ये पता है कि लाइफ में ना 2-3 ऐसे प्रोफेशन हैं जिनसे जितना अच्छे से आप बना के रखोगे ये फायदा देते हैं। उनमें से सबसे ऊपर सीए होता है। तो बहुत लोग ये कहते हैं कि
काफी चीजें होती है जो आप अपनी वाइफ को नहीं बता सकते हो, पर आपको हाँ, अपने वो आप सीए को सीए को बतानी बताते पड़ती है। हैं बस। बहुत सही लाइन बोली आपने। तो एज ए प्रोफेशन मेरी नजर में सीए वो है कि भाई साहब, कोई भी आदमी अगर सक्सेसफुल है और उसने यदि इस ब्लॉक की इज्जत नहीं की, तो समझो कि वो सक्सेसफुल ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है। नंबर एक बात। दूसरा, जो सच वाली बात आपने बोली ना, इनसे सच आपको बोल के रखना होता है, तो कहते हैं डॉक्टर के साथ आपको सच बोल के रखना है, लॉयर के साथ सच बोल के रखना है, और सीए के साथ सच बोल के रखना है। इन तीनों से झूठ नहीं बोलना है, बाकी आप जिससे भी चाहो झूठ बोल लो। तो मेरी नजर में सर सीए जो है ना, वो मतलब टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर है सर। सर कॉमर्स कॉमर्स के अंदर काफ़ी बच्चे इसको ऑप्ट करते हैं, बट जानकारी के लिए बता दूं कि साइंस वाले बच्चे भी सीए कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सीए करने अच्छा। के लिए मेरे को जो दो चीज़ों ने मोटिवेट किया सर सीए करने के लिए, सीए इज अ हम्म। कोर्स ऑफ डिजर्वेशन नॉट ऑफ रिजर्वेशन। इसमें किसी प्रकार का आरक्षण नहीं होता है। अगर आप में हम्म। काबिलियत है, हिम्मत है, तो मेहनत करो और प्रूव करो और सफलताओं को हासिल करें। यहाँ पे कोई कोटा सिस्टम, कोई चीज नहीं होती है। दूसरा अंशु सर मुझे करा दो ना सीए। नहीं सच अभी में, कुछ दिन आप पहले बताओ कि नहीं कर सकते हैं क्या, मतलब मैं कर सकता बिल्कुल हूँ क्या? सर, बिल्कुल और कर सकते हैं। सीए करने की कोई एंट्री या कोई एग्जिट एज नहीं होती है। मिनिमम रिक्वायरमेंट है सिर्फ 12th पास होना चाहिए, बाकी कोई लिमिटेशन नहीं है सर। अंशु सर क्या लोगे आप मुझसे, आप बताओ, मैं अपनी सैलरी का एक निश्चित अंश आपको देने को अरे तैयार सर, हूं। मेरे लिए कृपया मेरे करके। लिए आपको, अगर आपको मार्गदर्शन भी करना रहा, ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि नहीं अंशु सर, मैं कह रहा हूँ आपकी उपलब्धि उस दिन मैं गले में चिल्ला चिल्ला के बताऊंगा कि अंशु सर ने मुझे सीए बनाया है। मुझे कुछ बिल्कुल करा दो सर, यार, गुरु बिल्कुल यार। आप बिल्कुल बताएं, मैं आपके साथ हूँ हमेशा। मैं बिल्कुल सच बताऊं, मतलब इसको एज ए प्रोफेशन किया जा सकता है सर। बिल्कुल जैसे सर। मान लो कि मैं अगर हम करना चाहूँ। सर, मैं आपको एक बार की स्टोरी बताता हूँ। मेरा पुणे में अकेडमी थी, अन अकेडमी ज्वाइन करने से पहले हाँ हमारे हाँ यहाँ पे एक बुजुर्ग आए हाथ में लाठी लेके, और हाँ। मेरे केबिन के बाहर बैठे थे, और मुझे लगा कि अपने पोता पोती किसी के लिए आए होंगे। फिर वो केबिन में आए और वो बताए कि 83 उनकी एज है और वो सीए करना चाहते हैं, 83 ईयर्स अरे की एज में। यार। तो जब थोड़ा इंक्वायर किया, मेरे गुरु भी वहां थे जावरे सर, थोड़ा इंक्वायर किया तो पता चला सर उनकी जवानी के दिनों में उन्होंने सीए चालू किया था। 3 एग्जाम्स होती है सीए की, फाउंडेशन, हाँ इंटरमीडिएट और फाइनल। 3 एग्जाम्स का कोर्स होता है और 4 से 4.5 साल का ये लेंथ होता है कोर्स का। तो हाँ हाँ। उन्होंने अपनी जवानी के दिनों में पहला लेवल, पहला चरण खत्म कर लिया था, फाउंडेशन। दूसरे हाँ। चरण की आधी परीक्षा दे चुके थे, आधी परीक्षा बाकी थी, और तीसरा चरण बाकी था। और हमारे इसमें एक 3 साल की आर्टिकलशिप होती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप जो कहते हैं, हाँ हाँ। इंटर्नशिप उनकी बाकी थी। तो वो अपने पुराने 1960 की मार्कशीट्स लेकर आए और उन्होंने कहा कि अब मैं अगर सीए करना चाहता हूं तो क्या मुझे एग्जाम्शन मिलेगा वो पहले की एग्जाम का। सर, हमने इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट से निवेदन करके एज अ स्पेशल सर्कमस्टेंस उनको एग्जाम्शन दिलाया। 83 की एज में सर वो पर्सन, जहां उनके हाथ कांप रहे थे, उन्होंने सीए चालू किया और सर 3 साल वाह तक सीए खत्म किया सर उन्होंने। वाह, शानदार सर, तो इसकी जबरदस्त। कोई एंट्री एज नहीं है सर, सिर्फ ये आपने तो पैशन का मोटिवेट कर गेम दिया सर। मैं फिर तो मैं बातें बाजार की, पर लोगों को बहुत अच्छे से कॉमर्स का ज्ञान दे पाऊंगा। नहीं सर, बिल्कुल आप मुझे बिल्कुल बताइए, मैं आपको पूरी तरह मार्गदर्शन करूंगा। और सर, आपके पास जो नॉलेज है और आप जो मेहनत करते हैं, आपके लिए जी। असंभव नहीं है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। एक वेब सीरीज आई थी सर, एस्पायरेंट्स, आपको पता हाँ ही हाँ होगा, हाँ आप हाँ लोगों सर, के अभी ऊपर सर है। उन सो कमरों में रहे हुए हैं हम सर। एस्पायरेंट्स वेब सीरीज से पहले सीए हाँ। कम्युनिटी के बच्चों को बहुत गलत फहमी थी कि सीए इंडिया का सबसे डिफिकल्ट कोर्स है। एस्पायरेंट्स वेब हम्म। सीरीज के बाद मैं ये चीज बताना चाहता हूँ, मारवाड़ी में कहते हैं दूर रहा ढोल सुहावना लगे, हम्म। हिंदी में कहते हैं दूर दूर के ढोल पराई सुहावने थाली में हैं। घी ज्यादा लगता है, इंग्लिश में कहते हैं हम्म। ग्रास फॉर ऑलवेज अपीयर्स टू बी ग्रीनर। हम्म। ये हम्म। कोर्स मुश्किल है सर, बट हम्म। हैट्स ऑफ टू द डेडिकेशन। आप लोगों को सलाम है सर, जो यूपीएससी के एस्पायरेंट्स होते हैं उनको सलाम है सर। सर देखिए, नो आप डाउट। आसानी से कर सकते हैं। कुछ दिन पहले रोबन ने मुझे कहा कि अंशुल, हाँ। आप मुझे बताओ कैसे करते हैं सीए। मैं अच्छा, मेरे को उनको भी हाँ, करने का रोबन ने क्रेज मुझे लगा है। कहा कि मुझे खुद हाँ पे हाँ। इतना भरोसा है कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए निकाल के दिखाऊंगा। मेरे लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है, मेरे को बता दो, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करके दिखा दूंगा सीए। गुड। वाह यार सर, वाह यार सर, ये तो बहुत ही गजब बात सुनाई आपने। मुझे ना 3 पढ़ाइयाँ करनी है, मतलब यहाँ से आगे 3 पढ़ाइयाँ करनी है।
आपने कॉमर्स की तो अभी क्रेज जगा ही दिया, तो अब उसको मैंने जोड़ करके 3 बताई हैं। असल में मैंने अपने लिए 2 चीजें सोची हुई थी। अच्छा। एक सोच रखा था सर कि मुझे एलएलबी करनी है, मतलब लॉ के हाँ। अंदर कोई पढ़ाई करनी है, और दूसरा सर मुझे एक मास कम्युनिकेशन पर कॉल करना है। मैम को कॉल कर लो आप लोग। अच्छा, हाँ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। हाँ, एक्चुअली क्या है ना सर कि आजकल हम लोग जिस तरह का काम कर रहे हैं, जैसे अंकित इंस्पायर इंडिया के थ्रू हम लोग इंडिया के यूथ को मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन उस मोटिवेशन में बहुत हद तक हम जो वर्ल्ड में चल रहा है इस समय, उससे लोगों को अवगत कराते हैं इन पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया के कंपैरिजन में क्या क्या हो रहा है। हमें ऐसा लगता है कि कुछ चीजें आपके पास सर्टिफिकेशन के साथ हों तो वो थोड़ी अच्छी चीज मानी जाती हैं। तो मैं कभी भी, जैसे मैं अगर आपको बताऊं सर कि मैं बच्चों को सिविल सर्विसेज की गाइडेंस देता हूं, तो ये बोल कर देता हूं कि भाई मैंने खुद ने क्वालिफाई किया है। मैं आईआईटी की गाइडेंस देता हूं तो खुद ने क्वालिफाई किया है। मैं कोई भी चीज गाइडेंस के रूप में तब देता हूं कि भाई मैंने कर लिया। अब चूंकि मैं कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ज्यादा हद तक मीडिया जैसा काम कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि मास कम्युनिकेशन भी मुझे कर लेना चाहिए। सर और पर एक चीज मैं थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा यहाँ पे। मैं एक चीज कहूंगा जी सर, जी कभी भी कोई भी कला किसी भी जी एक कागज की मोहताज नहीं होती है सर। और मैं आपको चढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं दिल से बता रहा हूँ, यू आर अ वेरी गुड ओरेटर। आप एक बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं। थैंक यू सो मच सर। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं सीए में कभी मेरिट रैंकर नहीं रहा हूँ, पर मैंने बहुत मेरिट रैंकर निकाले। इसका मतलब ये नहीं है सर कि हम लोग कभी इंस्पायर नहीं कर सकते, या हमें बच्चों को इंस्पायर करने के लिए हमें ये प्रमाणता देनी पड़ेगी कि ये देखो मेरे पास ये डिग्री है, ये सर्टिफिकेट है, इसीलिए तुम मुझसे पढ़ो। मैं खुद जितनी भी कोचिंग्स में अब तक पढ़ाया हूं, वो सभी लोग अपने आप में कभी भी आईआईटीएन नहीं रहे, कभी भी डॉक्टर्स नहीं रहे, कभी भी खुद भी सीए नहीं रहे, लेकिन उन्होंने बहुत नाम कमाया है। ये मेरा अपने आप को लेकर कन्विक्शन है। मैं ये नहीं कह रहा सबके लिए वैलिड है, ये कॉपी टू ऑल नहीं है ये। मैं अपने आप को लेकर मानता हूं कि मुझे अगर कोई काम करना है, जैसे ना एक बार के लिए कहते हैं, मतलब अकबर बीरबल की कहानियों में जोड़कर सुनाते हैं इस बात को, हालांकि कितना सच है कितना गलत है नहीं पता। एक बार कहते हैं कि अकबर के सामने किसी व्यक्ति को प्रस्तुत किया गया, हालांकि रेफरेंस है ये, अब पता नहीं, अपन तो उस समय थे ही नहीं। उनसे कहा गया कि ये बच्चा जो है ना, ये मीठा बहुत खाता है, इसको आप मना करिए, मानता नहीं है। तो फिर अकबर ने कहा कि अब 7 दिन बाद आप आइएगा, फिर मैं इसका फैसला करूंगा। तो बीरबल वहीं बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा कि जनाब आपने इनको 7 दिन बाद का समय क्यों दिया, फैसला तो आपको तुरंत देना था, बच्चे को डांट देना था। बोले नहीं, जिस पर कंट्रोल मेरा नहीं है, मैं उसको कैसे गुर सिखा पाऊंगा कि बेटा तुम्हें ये काम कैसे करना है। तो पहले मैं प्रैक्टिकली ये करके देखना चाहता हूं कि इस पर मैंने कैसे कंट्रोल पाया, भले ही बाद में मैं इस कंट्रोल को खो दूं, तरीका तो बता पाऊंगा ना। आज अंशुल सर, आप किसी बच्चे को गाइडेंस देते हो कि बेटा ऐसे पढ़ो, वो किसी का सुना सुनाया तरीका नहीं होता है, आपका आजमाया हुआ तरीका होता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? यस यस सर। आप किसी का भी उदाहरण ले लो सर, उनके अपने आजमाए हुए तरीके में जितना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन निकल के आता है, वो किसी और तरीके में नहीं आएगा। हमने आज जो बातें की हैं वो खुद से एक्सपीरियंस्ड हैं। मैं अगर आपको ये कहता कि किसी ने मुझसे ये कहा था कि तुम ऐसा कर लेना, तो मुझे लगता कि फिर वो बहुत बनावटी होती है और उसमें इतना इंटरेस्ट ना आपको आता ना मुझे बताने में आता। लेकिन जब मैं आपको ये कहता हूं कि मैंने ऐसा करके देखा है सर कि होता है, आपको भी लगता है कि मान लेना चाहिए, इसके अनुभव है। ये मेरा मतलब पर्सनली मानना है सर। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। धन्यवाद। और आपको कभी भी सीए से जुड़ी कोई भी जानकारी लगे तो मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूं सर। मेरे को तो आप तरीका निकालो कि मुझे सीए कैसे बनाओगे। बिल्कुल अब मैं आपका छात्र हो गया हूं, आप मुझे अभी से स्वीकार कर लो। थैंक यू सो मच सर, आपसे जुड़े, पहली बार मिले, दर्शकों ने चाहा, आपने चाहा तो फिर से जरूर मिलेंगे वापस और एक वीडियो जरूर सर, जरूर। और मैं इस बार बैंगलोर आऊंगा ना सर, तब अपन मीटिंग करेंगे, उस समय आप मतलब गोली मत टिका देना मेरे को, ठीक है? नहीं सर, बिल्कुल सर, निमंत्रित है आपको। थैंक यू सो मच। जरूर, थैंक यू सो मच सर, सी यू सर, बाय बाय।